नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक से अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने का प्रयास करेंगे और वो विषय है कि लीडरशिप क्या है। आपके मन में निश्चित रूप से एक प्रश्न उत्पन्न हो गया होगा, ये कहते हैं कि आज हम लीडरशिप पे बात करेंगे कि शिक्षकों का लीडरशिप से क्या लेना देना। बहुत गहरा रिश्ता है लीडर का और शिक्षक। इसे भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, इसे कल डिफाइन करेंगे। बहुत गहरा रिश्ता है लीडर का और शिक्षक। लेकिन आज हम बताएंगे कि लीडरशिप क्या है। पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि लीडर कौन है, लीडर क्या है। सुबह से शाम तक आप सुनते हैं कि देश में बहुत सारे लीडर पैदा हो गए हैं। क्षेत्र में एक लीडर होता है, प्रदेश के कुछ लीडर होते हैं, फिर देश के कुछ लीडर होते हैं, कुछ विश्व के लीडर होते हैं। सब लीडर्स, जितने भी लीडर हैं, सबकी नेचर अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है और उनकी सोच के आधार पे ही चाहे वो परिवार हो चाहे वो देश हो, उसका निर्माण होता है। सोच बहुत महत्वपूर्ण है जो लीड कर रहा है। तो लीडर कौन है? लीडर वो है जो अपने तय लक्ष्य के लिए लोगों को प्रेरित कर दे और लोग उसके साथ जुड़ जाएं। यानी कि कोई भी मनुष्य अगर अगुवा बन जाए, आपने देखा है आसमान में कई बार पक्षी एक कतार में जाते होते हैं, उनमें जो सबसे आगे पक्षी उड़ता है वो उनका लीडर होता है। वो दिशा निर्देशन करता है और सारे जितने भी पक्षी हैं वो उसे फॉलो करते हैं। एक कतार में, एक डिस्टेंस के साथ, एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में वो सब लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं बिना थके, क्योंकि जो जिससे आगे वो उसे देखता है और जो लीडर के पीछे है वो लीडर को देखता है। और लीडर खुला आसमान देखता है, वो अपना लक्ष्य देखता है, वो अपनी दिशा देखता है, अपना लक्ष्य देखता है जो उसे प्राप्त करना है। तो लीडर अपना लक्ष्य देखता है और तमाम लोग जो उसे फॉलो करते हैं वो अपने लीडर को देखते हैं। जो ये कला है, कोई भी लीडर अपने फॉलोअर्स में, जो उसके साथी हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनमें अगर ये भाव उत्पन्न कर दे, उन्हें मोटिवेट कर दे, उनका प्रेरणा स्रोत बन जाए, दैट इज लीडरशिप। ये लीडरशिप है, ये गुण है। तो किसी भी लीडर का ये गुण है कि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों में ये भाव भर दे कि जो लक्ष्य है उसे हम सब मिलकर प्राप्त करें। और लीडर वो है जो अगुवा बनता है, जो सबसे आगे चलता है, उसे लीडर कहते हैं। थोड़ा सा हम इस पे भी विचार करेंगे कि लीडर कितने तरह के होते हैं। पहला लीडर होता है जो सामाजिक लीडर होता है। सामाजिक लीडर कौन होता है? अगर हम उदाहरण लें गांधी का, मार्क्स का, लेनिन का और बहुत सारे लोग जिन्होंने सत्ता परिवर्तन की बात की, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए लीडरशिप की, जिन्होंने ये बताया कि मेरा स्वप्न है कि मेरा देश आजाद हो, जिनका स्वप्न था कि मेरी कौम आजाद हो, मेरा संप्रदाय आजाद हो, वो अपने ढंग से काम करने के लिए स्वतंत्र हो,
उनकी जो ये सोच थी, ये सामाजिक सोच थी। सामाजिक सत्ता परिवर्तन के लिए जिन लोगों ने लीडरशिप की, उनका एक उद्देश्य था कि वो अपनी कौम को, अपने संप्रदाय को, अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो और वो सत्ता के स्वामी हम खुद हों, हम खुद निर्णय करें कि हमें कैसे जीना है और हमें कैसे रहना है। वो सब उदाहरण हैं जिसमें गांधी का नाम है, मार्क्स का नाम है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने, नेशनल मंडेला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने देश की और अपनी कौम की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए, आंदोलन में अगुवा रहे। ये सामाजिक नेता हैं, ये सोशल लीडर्स, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए, जो सामाजिक सत्ता परिवर्तन के लिए, जो सामाजिक अधिकारों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी और वो अग्रिम पंक्ति थी उसमें खड़े रहे। दूसरे लीडर सेना में भी लीडर होते हैं और विभिन्न देश की जो व्यवस्था है, कोई प्रजातांत्रिक है, कोई डिक्टेटर है, कोई सेमी डिक्टेटर है, उन सब का अगर ध्यान से आप देखें तो वहां की जो सेना है वो भी डिफरेंट तरह से डील की जाती है। जो वहां का देश का मुखिया है वो सेना नायक को एक अपनी सोच बताता है कि मैं ऐसा चाहता हूं। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि चाइना में जब कोई आदमी मिलिट्री से रिटायर होता है तो वो जश्न मनाता है। लेखक ने लिखा है कि वो इसलिए जश्न मनाता है कि वो आज आजाद हो गया, यानी कि सेना में उसे ऐसे रखा गया कि उसकी स्वतंत्रता ही छीन ली गई। चाइना की बात नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहां डिक्टेटरशिप है, वहां तो सेना के साथ जिस तरह का वहां के सत्ता अधिकारी जो जिस तरह सेना नायकों के साथ बर्ताव करते हैं और सेना नायक अपने सिपाही के साथ करते हैं, वो बहुत क्रूरतम। लेकिन लीडर तो वो हैं, उनकी एक आज्ञा पे, उनके एक ऑर्डर पे सैनिक अपनी जान दे देता है, सैनिक सर्वस्व लुटा देता है, क्योंकि उसे प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं। वैसे तो दुनिया की जितनी भी सेनाएं हैं करीब करीब ऐसी ही कुछ परंपराएं हैं, लेकिन कुछ देशों की सेनाओं में तो कंप्लीटली डिक्टेटरशिप है। नो क्वेश्चन, ऑर्डर इज ऑर्डर, आपको फॉलो करना है, जीना है तो ऑर्डर पूरा करना है, अन्यथा की स्थिति में सामने वाले से मर जाओ, नहीं तो मैं मार दूं। ये भी एक लीडर, ये भी एक कैटेगरी है लीडर्स। तीसरे आध्यात्मिक लीडर, जो किसी को बाध्य नहीं करते, किसी को बाध्य नहीं करते कि वो हमें फॉलो करे, लोग उन्हें फॉलो करते, लोग उनका अनुसरण करते। इन तीनों के में कुछ डिफरेंसेस है जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक लीडर्स हैं वो इनफैक्ट जो प्राप्त किया है उन्होंने, व्यक्तिगत तौर पे जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो जनरली लोगों में बांटते हैं, सहज सरल भाव से उसे बांटना चाहते हैं और बांट देते हैं। बहुत सारे लोग उनके उस सहज और सरल तरीके से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उसे बांटने में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो उनके भक्त हो जाते हैं, उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं, उन्हें फॉलो करने लगते हैं और वो ही प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके आध्यात्मिक लीडर ने अपने जीवन में प्राप्त किया है, उसका प्रयास करते हैं। और ये आध्यात्मिक लीडर उन्हें रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो तीन ताया हमने बताया कि लीडर कौन है। लीडर वो है जो अपने लक्ष्य के लिए, अपने स्वप्न के लिए लोगों को प्रेरित कर दे और लोग उसके साथ चल पड़े। और लीडरशिप क्या है? वो गुण है जिसके कारण कोई भी लीडर अपने फॉलोवर्स में वो स्पिरिट, वो आत्मा, वो भाव पैदा कर दे कि वो लोग उसे फॉलो करें। तीन तरह के लीडर हमने बताए कि
सामाजिक लीडर हैं जो सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक सत्ता परिवर्तन के लिए, सामाजिक बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए, वो समाज के बेहतर बनाने के लिए वो अगुवा बनते हैं। और दूसरे हैं कि जो सेना में लीडर होता है, जो ऑर्डर इज ऑर्डर में विश्वास रखता है। और तीसरे हैं आध्यात्मिक लीडर, जो जीवन में प्राप्त करते हैं उसे सहज और सरल भाव से अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। हम लीडरशिप के कुछ तत्वों पे, कुछ फैक्टर्स हैं, उन पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि लीडर में क्या सोच होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कोई भी, चाहे वो सामाजिक लीडर है, चाहे वो सेना नायक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो समान रूप से होनी चाहिए। उन फैक्टर्स पे, उन तत्वों पे, उन आयामों पे, उन तथ्यों पे हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात करना चाहते हैं कि कोई भी लीडर है उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो समस्याएं हैं वो जीवंत होने का एक प्रमाण है। कभी मरे हुए व्यक्ति से जाके आप पूछो कि तुझे कोई समस्या है तो वो कुछ बताता है, मस्त पड़ा है, कोई समस्या नहीं। ऐसा मस्त पड़ा है कि जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत एक लंगोटी बांधे गंगा के किनारे पड़े रहते हैं। भोजन मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई बात नहीं, बस पड़े। ऐसे ही अगर किसी मृतक व्यक्ति से पूछो कि तेरी कोई समस्या है तो कहेगा मेरी क्या समस्या हो सकती है, जीवन ही नहीं है तो समस्या क्या है। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि अगर जीवन है तो समस्याएं हैं, और लीडर को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर जीवन है तो समस्याएं होंगी और समस्याओं के समाधान भी होंगे, और समाधान मैं निकालूंगा, सारे लोगों को साथ मिला के निकालूंगा। तो पहली बात कि किसी भी लीडर को स्वीकार करना पड़ेगा कि समस्याएं जीवंत होने का एक प्रमाण है। दूसरी बात, कोई भी लीडर स्वप्न करता होना चाहिए। अगर उसके पास स्वप्न नहीं है तो कभी भी वो लक्ष्य तय नहीं कर पाएगा। इसलिए आम व्यक्ति के स्वप्न देखने की जो कैपेसिटी है, जो ताकत है, जो योग्यता है, उससे ज्यादा बेहतर स्वप्न देखने की कैपेसिटी, योग्यता किसी लीडर में होनी चाहिए। अगर कोई लीडर स्वप्न करता नहीं है, वो स्वप्न नहीं देख सकता, तो निश्चित रूप से वो बेहतर लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए लीडर को स्वप्न देखना चाहिए, और जब वो स्वप्न देखता है तो किसी ऐसे लक्ष्य की भी कल्पना करता है जो बहुत कठिन है, आसान नहीं है। गांधी को देखिए ना, एक सामान्य सा व्यक्ति, एक सामान्य स्वास्थ्य का व्यक्ति, एक गजब के दृष्टिकोण के साथ समाज में उतर गया, क्योंकि उसका एक स्वप्न था। गांधी का एक स्वप्न था कि मैं अपने देश को स्वतंत्र करा के रहूंगा। बहुत कठिन स्वप्न था। इस स्वप्न को पूरा करना बहुत आसान नहीं था, बल्कि बहुत कठिन था। फिर भी गांधी ने स्वप्न देखा। बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के बाद उन्होंने लक्ष्य तय किया। अर्थात जब कोई भी लीडर स्वप्न देखता है तो स्वप्न के आधार पर अपना लक्ष्य तय करता है, लेकिन वो अकेला व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए स्वप्न तो लीडर का है और लक्ष्य भी लीडर के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। दोनों बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वो लीडर तमाम अपने फॉलोवर्स, अपने तमाम साथियों के साथ, अपने तमाम देशवासियों के साथ उस लक्ष्य को उनका लक्ष्य भी बना दे, अपने लक्ष्य को जो उसने स्वप्न के आधार पर निर्धारित किया है, उनके लक्ष्य को उनका लक्ष्य भी बना दे, तो यकीन मानिए फिर रॉकेट की तरह नहीं, धावक की तरह वो लक्ष्य को पूरा करें। आप जानते हैं रॉकेट में और धावक में क्या अंतर होता है? रॉकेट में यह होता है कि उसकी पूंछ में आपने आग लगा रखी,
इसलिए वो दौड़ रहा है। रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि आपने उसकी पूंछ में आग लगा रखी और धावक की आपने दिल में आग लगा रखी। आप उसे रोकना चाहें तो वो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके निर्धारित लक्ष्य पे नजर है केवल, और वो अंदर से उसमें स्फूर्ति है उसे लक्ष्य को प्राप्त करने की। रॉकेट में आपने पीछे से उसमें आग लगा रखी है, आग बुझा देंगे तो गिर पड़ेगा। तो जो लगाई हुई आग है आपके रॉकेट की वो बुझाई जा सकती है, लेकिन किसी के दिल में अगर वो आग उत्पन्न कर दें तो वो बिना लक्ष्य प्राप्त किए बीच में नहीं रुक सकता। ये तब कब संभव है? जब संभव है जब कोई भी लीडर अपने स्वप्न के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को उन तमाम लोगों का लक्ष्य बना दे। यानी कि स्वप्न आपका, लेकिन लक्ष्य सबका बना दे। हम सबका लक्ष्य है, और जब हम लक्ष्य सबका बना देते हैं तो सब लोग आपके साथ हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण है गांधी के, बहुत सारे आंदोलन हुए नेशनल, मंडेला के या और बहुत सारे लोगों के। उनमें वो व्यक्ति अकेला चला, लेकिन भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि उन सबका लक्ष्य भी वही था जो उनका लक्ष्य था। उन्होंने प्रेरित किया लोगों कि मेरा जो लक्ष्य है वो मेरे केवल अकेले का लक्ष्य नहीं है, वो तुम्हारा सबका लक्ष्य है, तुम्हारे सबके हित में। वो बात क्रिएट करने में सफल रहा हर लीडर जिसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट बात यह है कि ये भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं जहां से चल रहा हूं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसमें निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी जो मुझे पार करनी। बाधाओं को स्वीकार करना पड़ेगा कि बाधाएं आएंगी, बाधाओं को मुझे पार करना है। अगर निर्बाध बाधा का पथ उसने स्वीकार कर लिया अपनी चेतना में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, तो यकीन मानिए बाधाएं उसे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देंगी। इसलिए उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि जो मेरे पथ है उसमें बाधाएं भी आएंगी और उनमें मुझे पार करना है। और ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सारी बाधाएं पार कर दे। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी बाधाएं आपको पार होने दें। कुछ ऐसी बड़ी बाधाएं भी हो सकती हैं जो आपके रास्ते में चट्टान की तरह खड़ी हो जाएं कि दम है तो मुझे पार करके निकल। कई बार आपको अपना रास्ता भी बदलना पड़ेगा, और जब रास्ता बदलना पड़ेगा तो वहां कहीं जब आप अपना रास्ता बदलते हैं तो वो बहुत टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लीडरशिप का, आपके लीडर बने रहने का। लोग उसे रास्ता बदलना नहीं कहते, उसे असफलता कहते हैं। इसलिए जीवन में जो बाधाएं आएंगी उन्हें स्वीकार करना है कि बाधाएं आएंगी, और हार और जीत दोनों का लुत्फ उठाना है। लुत्फ इसलिए उठाना है कि जीत है तो जीत में तो सभी लुत्फ उठाते हैं, लेकिन कहीं अगर हार हुई और हमें रास्ता बदलना पड़ा तो उसे भी मुस्कुराते हुए स्वीकार करना है कि ठीक है बाधा इतनी बड़ी है लेकिन लक्ष्य तक तो पहुंचूंगा, बेशक मुझे रास्ता बदलना पड़े, बेशक मुझे ठहरना पड़े, बेशक मुझे रास्ता बदलना पड़े, लेकिन मैं लक्ष्य तक तो पहुंचूंगा। तो उस निराशा से भी बचना है, हार जीत की जो निराशा है उससे भी हमें बचना है। तो एक लीडर में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाधाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, और उस बाधाओं के कारण जो डाइवर्जन आएगा, जो हार और जीत होगी, जिसे लोग हार और जीत के रूप में देखते हैं, उसे भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हार जीत होगी तो एक बात सदैव ध्यान रखना, वो सदैव ये ध्यान रखनी है कि अगर हार हुई है तो मेरी जिम्मेदारी है, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और जीत हुई है तो आप सबकी वजह से। ये भाव उत्पन्न करना पड़ेगा लीडर को। मैं अपने सेशंस में एक बात कहता हूं, उसे दोहरा देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जितनी जीवन की उपलब्धियां हैं वो सब ईश्वर की झोली में डाल देते हैं, और जितनी नाकामियां हैं, जितनी असफलताएं हैं, वो सब अपनी झोली में डाल देते हैं। अब यहाँ दो तरह के व्यक्ति,
दो तरह के व्यक्ति हैं, एक वो व्यक्ति हैं जब असफलता अपने जिम्मे डालते हैं तो निराश हो जाते हैं और जीवन गवा बैठते हैं, जीवन दूभर हो जाता है। लेकिन लीडर में वो नहीं होना चाहिए। लीडर में ये होना चाहिए कि एक तरह से ईश्वर के नाम ही है। अगर सफलता मिली तो उन सारे लोगों के नाम जो ईश्वर रूपी अंश आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। और अगर कोई असफलता है तो मेरी वजह से हुई है, लीडर को अपने जिम्मे लेनी चाहिए, क्योंकि लीडर ही उनमें से ऐसा है जो विश्लेषण करके बता सकता है कि मेरी हार क्यों हुई है, मुझे डाइवर्जन क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, इसका परिणाम क्यों निकला। वो विश्लेषण करेगा, उसमें सुधार करेगा और फिर पूरी ताकत के साथ फिर आगे बढ़ने का मादा पैदा कर सकता है, जुनून पैदा कर सकता है। अगर वो जन साधारण के नाम हार लिख देगा तो जन साधारण वो जुनून पैदा नहीं कर पाएगा कि मैं दोबारा लड़ूं। तो किसी भी लीडर में जो हार और जीत है उसे स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और जीत मिले तो सबके नाम और हार मिले तो मैं जिम्मेदार। अर्थात मनुष्य को, लीडर को अब जिम्मेदारी लेने का एहसास होना चाहिए। सच बताऊं तो कुछ लोगों ने कहा है कि इस दुनिया में लीडर ही वो बने जिन्होंने जिम्मेदारी ली। मैं भी इस बात से सहमत नहीं, लेकिन मैं इतना तो जरूर चाहता हूं कि इनिशियल स्टेज पे वो पूरी जिम्मेदारी ले ना लें, क्योंकि जिम्मेदारी अगर सब लोग एक साथ मिलकर लेंगे तो सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वहां उस इनिशियल स्टेज पे वो कंप्लीट संपूर्ण जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले या ना ले, लेकिन कम से कम जब हार की बात आए, जब विचलन की बात आए, तो वो जिम्मेदारी जरूर अपने जिम्मे ले ले कि मेरी वजह से हुआ है। मैं इसे निश्चित रूप से विश्लेषण करूंगा और देखूंगा कहां गड़बड़ हुई है, और नेक्स्ट टाइम पूरी विश्लेषण के साथ, तैयारी के साथ, सुधार के साथ मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा। आप सब मेरे साथ चले। जब ऐसा होता है तो कोई भी व्यक्ति जो भी उसके साथ हैं वो उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लीडर को आदर्श कायम करना पड़ेगा। उसकी वाणी और उसके कर्म में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर वाणी और कर्म में अंतर हुआ तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, आप लीडर नहीं बन सकते, आपके लीडर से कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको आदर्श तो कायम करना। बहुत सारे लीडर्स दुनिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने आदर्श से ही सब कुछ वो कह दिया और संप्रेषित कर दिया जो उन्हें कहना था, जो उन्हें करना था। उन्हें भाषा की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें वाणी की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं। और उसका एक सच्चा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। सच्चा उदाहरण यह है कि आपको 26/11 की घटना याद हो। बॉम्बे ताज होटल में आतंकवादियों का हमला हो गया। ताज के जितने कर्मचारी थे, चाहे वो छोटा कर्मचारी था या बड़ा कर्मचारी था, कोई पियोन था, वेटर था, प्रबंधक था, कोई भी व्यक्ति था, वो तब तक उसने होटल नहीं छोड़ा जब तक होटल में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो विदेशी थे चाहे वो देशी थे, तब तक होटल से उन्हें सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाते। क्यों? जब गोले फट रहे थे, जब गोलियां चल रही थी, तो परवरिश में तो ये सिखाया जाता है ना, सबसे पहले अपनी जान बचाइए। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उनकी जान की परवाह की जो उनके अतिथि थे, जो उनके मेहमान थे। बहुत सारे लोग मरे, ताज के बहुत सारे कर्मचारी चाहते तो वो अपनी जान बचा सकते थे, वो सबसे पहले भाग जाते। कोई जिंदा रहे या मरे क्या लेना देना, मैंने अपनी जान बचा।
लेकिन उन्होंने जान नहीं बची। क्यों हुआ ऐसा? वो इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि टाटा ने एक आदर्श कायम किया। वो भावना जो एक शिखर से जो है जमीन की तरफ चली, उसी का प्रभाव था ये। उसी का प्रभाव था कि तमाम जितने भी कर्मचारी थे वो तब तक अपने स्थान पर डटे रहे, अपनी सेवा में कर्मठ रहे, तब तक हर एक व्यक्ति ताज से बाहर सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गए। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप सच्चे लीडर बनना चाहते हो तो आप आदर्श को कायम करना पड़ेगा, और आदर्श अगर आप कायम करते हो तो निश्चित रूप से ऐसे ही परिणाम आते हैं जैसे 26/11 में ताज होटल में आए। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, उसका भी मैं समाधान करना चाहता हूं। सेशन जब भी पूरा करूंगा जब उसका समाधान कर दूं। ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि लीडर बने कैसे। उसका एक बहुत सीधा सच्चा सा फार्मूला मैं आपको देना चाहता हूं। इस पूरी दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं कि जो उन्हें मिलता है, जो उन्हें वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, उससे कम काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें जो कुछ मिल रहा है उससे किसी तरह से बस टाइम पूरा हो जाए, मेरी दहाड़ी मुझे मिल जाए और बात खत्म। वो जीवन भर मजदूर ही रहते हैं। मजदूर मीन्स मजदूरी ही मिलती है उन्हें। मैं उस मजदूर की बात नहीं कर रहा जो मजदूरी करता है और उसे मजदूरों का नाम दे दिया गया है। मैं उन मजदूरों की बात नहीं कर रहा, मैं उस मजदूर की बात कर रहा हूं केवल जो मजदूरी के आधार पे काम करता है। मुझे मजदूरी मिल जाए, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और बस मेरा टाइम पूरा हो जाए, मुझे मेरी दहाड़ी मिल जाए, बात खत्म। यानी कि सदैव उसकी जो नीयत है वो सदैव ये रहती है कि जो मुझे मिल रहा है उससे मैं कम काम करूं। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो बाबूजी टाइप होते हैं। पर्टिकुलर नाम लेना अनुचित होगा। बाबूजी मीन्स कि जो उन्हें बता दिया साफ सुथरा उतना ही काम कर दिया, बॉस को भी जाके बता दिया कि सर आपने जो काम किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। यानी कि जितनी उन्हें दहाड़ी मिलती है, जितनी मजदूरी मिलती है, उसके बराबर सराबर काम करना चाहते हैं, और ये प्रदर्शित भी करना चाहते हैं कि आपने मुझे जितनी मजदूरी दी उतना मैंने काम कर दिया है सर, सब पूरा कर दिया। उससे आगे का काम करने की नीयत नहीं होती, पर जितना कुछ मिल रहा है उतने काम करने की नीयत होती। तीसरे लोग वो होते हैं जो मैनेजर जिन्हें कहा जा सकता है। उनका काम यह है कि जो भी संसाधन दिए गए, जो पैसा दिया गया, जो मैन पावर दी गई, जो संसाधन दिए गए, उन्हें इस तरह से मैनेज करना है कि बॉस ने जो ऑर्डर दिया है वो उनसे पूरा कराना। उनकी भूमिका केवल लोगों से उसे पूरा कराने की होती है, स्वयं सम्मिलित होने की नीयत उनकी भी नहीं होती। यानी कि वो चाहते हैं कि जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर सदुपयोग किया जाए, या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनका शोषण किया जाए, और शोषण करके ही वो अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं कि मैंने इतने संसाधन, इतनी मैन पावर, मुझे ये मिला था, देखो मैंने जो है इन टाइम सब कुछ अरेंज कर दिया, सब ठीक कर दिया। इसमें ही वो अपनी योग्यता समझते। यानी कि वो उन्हें जितनी दहाड़ी मिलते हैं उसे संपूर्ण तरह से ये बताना चाहते हैं कि हमें जितनी दहाड़ी मिली है उसका हमने पूरा का पूरा सदुपयोग किया है, यानी कि हमने पूरा का पूरा काम किया है। और एक व्यक्ति जो मालिक की कैटेगरी में आता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या मिलता है, सदैव ये सोचता है कि मैं कल से आज ज्यादा काम करूं।
वो सदैव सोचता है कि कल मैंने जो कुछ किया था आज उससे ज्यादा काम करूंगा, उससे कुछ बेहतर काम करूंगा, उससे ज्यादा काम करूंगा, उससे ज्यादा घंटे काम करूंगा, उससे ज्यादा मस्तिष्क से काम करूंगा। प्रतिदिन उसके मन में एक ही भाव आता है कि मुझे क्या मिलता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैंने आज कितना काम किया है, ये महत्वपूर्ण। और यकीन मानिए वही लीडर बनते। तो बहुत सीधा और सच्चा सा फार्मूला मैंने आपको दे दिया है कि अगर आप भी जीवन में लीडर बनना चाहते हैं तो सदैव ये सोचना है कि कल मैंने जो काम किया है उससे आज कुछ बेहतर करना है, और कल आने वाले कल उससे और बेहतर करना है। और कभी मन में ये भाव मत लाना कि मुझे जो दहाड़ी मिलती है उससे कम करना है या उसके बराबर करना है या उससे शो करना है। ये सब लीडर बनने में बाधक हैं, इस बाधा को हमें दूर करना है। तो आज मैं इतनी ही बात आपके साथ करना चाहता था। मैं चाहता था कि आज हम लीडरशिप पे बात करें, किस तरह के लीडर मिलते हैं, और मेन बात जो मैं बताना चाहता था उसे एक शब्द में बता के आगे बढ़ना चाहता हूं कि कल उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय था वो था लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस। यानी कि अगर वास्तव में आपको सच्चा लीडर बनना है तो आपको चेतना जगानी पड़ेगी, और चेतना वो ही व्यक्ति जगा सकता है जो सारे जितने भी मैंने ये फार्मूले बताए हैं, ये फार्मूलों को जितने भी लीडरशिप के मैंने बताया कि ये गुण किसी लीडर में होने चाहिए, अगर ये लीडर सारे गुणों को कोई व्यक्ति आत्मसात करता है तो निश्चित रूप से जो अपने फॉलोवर्स हैं, जो उसकी सेना है, जो उसके साथ काम करते हैं, उनमें एक चेतना पैदा कर सकता है कि वो अपने लक्ष्य को यथा समय और बेहतर तरह से प्राप्त कर सके। आज के सेशन में अगर किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके प्रश्न का जवाब दें। इसलिए मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है कि अगर किसी के मन में कुछ भी कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से हम पूछ सकता है। और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो भी किसी के मन में प्रश्न है वो पूछ लें, बिल्कुल बेझिझक पूछ लें, हम उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। किसी के मन में पुराने सेशंस के बारे में भी कोई जिज्ञासा है तो वो भी उस सेशन का हवाला देते हुए हमसे प्रश्न कर सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका भी आंसर करें। धन्यवाद। हेलो 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 जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सूर्य प्रकाश। हाँ सूर्य प्रकाश, आज लग रहा है आपने दाढ़ी वाड़ी कटवा ली है शायद। हाँ सर, थोड़ा मैं कुछ दिन से बीमार था इसलिए दाढ़ी वगैरह नहीं कटा पा रहा था। लेकिन आपको पता है कि दाढ़ी आपको और बीमार शो करती है। जी, अगर आप बीमार हैं और दाढ़ी नहीं कटाते हैं तो आपकी बीमारी को वो ज्यादा प्रदर्शित करती है, आप ज्यादा बीमार लगते हैं। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो आपको और ज्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए। जी नहीं, साफ सफाई पर तो ध्यान था लेकिन दाढ़ी। सर मेरा आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। कि लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग की क्या भूमिका होनी चाहिए? हेलो जी सर, आप पूछ रहे हैं कि लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? जी, डिसीजन मेकिंग की क्या भूमिका होती है? डिसीजन मेकिंग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हमने अपने सेशन में एक बात कही थी कि स्वप्न आपका, लक्ष्य आपका,
लेकिन वो लक्ष्य आपका तभी सम्मिलित होगा जब आपके सारे लोग आपको लक्ष्य निर्धारित करने में आपके साथ खड़े हो जाएं। यानी कि स्वप्न तो आपका हो सकता है और लक्ष्य की कल्पना भी आपकी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण में उन तमाम लोगों को जिन्हें आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, अगर आप उन्हें डिसीजन मेकिंग में सम्मिलित करेंगे तो अंतिम समय तक वो आपके साथ रहेंगे। इसलिए बेहतर लीडर वो होता है कि वो अपने स्वप्न को और अपने लक्ष्य को लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है और उनकी जितनी जिज्ञासाएं हैं उन्हें सब दूर करता है, उनके मन में जितने भ्रम हैं उन्हें सब सारे भ्रमों को दूर करता है। और जब सब मिलके लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं, तो यकीन मानिए वो अंतिम समय तक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आज डिसीजन वो केवल लीडर का नहीं है बल्कि हम सबका डिसीजन। हाँ, कई बार कुछ इतिहास में कुछ ऐसे भी मसले आए हैं जब किसी लीडर को अपने डिसीजन पे भरोसा होता है और कुछ लोग समझते हैं कि ये डिसीजन उचित नहीं है, लेकिन अगर वो डगर पे चल पड़ता है तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसका व्यक्ति का डिसीजन था, लेकिन लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं कि ये डिसीजन इसका सही है। तो पहल आपको कई बार कैसे मौके आते हैं लीडर के सामने। गांधी जी का एक पूरा उदाहरण है दांडी यात्रा, नमक के कानून का जो विरोध किया था। उसमें जब सारे जो लोग उनके साथ चलने वाले थे या जो लोग उनके साथ खड़े थे उन सबके बीच जब सभा हुई तो कोई भी आदमी सहमत नहीं था। जनरली लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट का नियम है, वो किसी पे भी टैक्स लगा सकती है, चाहे वो नमक हो या कुछ भी। गांधी अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि नहीं, ये अनुचित है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इस पर टैक्स लगा के परेशान करना या गरीब आदमी के पेट पे लात मारना या गरीब आदमी से नमक भी छीन लेना यह अनुचित है। तो वो अगले दिन अपना लाठी लेके अकेले चल पड़े थे और दांडी तक पहुंचते हुए लाखों लोग उनके साथ। तो जो डिसीजन मेकिंग है, बेहतर डिसीजन मेकिंग वो होता है जो हम सारे लोगों को मिलकर डिसीजन बनाएं, उन्हें सब लोगों को सम्मिलित करें लक्ष्य निर्धारित करने में, और भी जितने डिसीजन उनमें उन्हें सम्मिलित करें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो उसमें लीडर अपने डिसीजन के आधार पे सौम्य भाव से, नम्र भाव से उसे इंप्लीमेंट कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है। अहम अगर होगा कि तुम नहीं मानते तो मैं करूंगा, तो यकीन मानिए कि लीडरशिप गई, फिर वो लीडर नहीं है। इसलिए मैंने सौम्य और नम्रता की बात अवश्य कही है कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हों तो निश्चित रूप से उसकी जो नम्रता है वो बरकरार रहनी चाहिए। सर क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन ये है कि स्वप्न तो सभी लोग देखते हैं, पर स्वप्न तो गिने चुने लोगों के ही पूरे होते हैं। सभी के स्वप्न पूरे ना होने का कारण क्या हो सकता है? किसी ने क्वेश्चन किया है कि स्वप्न तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के स्वप्न पूरे होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि कुछ ही लोगों के स्वप्न पूरे होते हैं लेकिन जनरली लोगों के स्वप्न पूरे नहीं होते? मैं इसका बहुत सुंदर जवाब देना चाहता हूं। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनसे मैं एक मान्यता है समाज की, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि जो सुबह की भोर में स्वप्न दिखाई देता है वो जरूर पूरा होता है, और जो 10 बजे 11 बजे 12 बजे से पहले स्वप्न दिखाई देता है वो पूरा नहीं होता है। ये मान्यता लोगों ने बेशक किस आधार पर बनाई मुझे नहीं पता है, लेकिन जो इसका साइंटिफिक रीजन वो ये है कि हमारा जो आमाशय वो भरा होता है। जब हम 10-11 वो खाना अपच रूप में हमारे शरीर में पड़ा रहता है और हम एक भोजन के नशे में होते हैं, और जब भोजन के नशे में होते हैं तो जो स्वप्न है वो भी भोजन के नशे में दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ दे रहा है। लेकिन सुबह जो है हम एक चेतना की अवस्था में होते हैं, यानी कि हम किसी नशे में नहीं होते,
हम जागरूक अवस्था में होते हैं, इसलिए उस वक्त जो अगर कोई स्वप्न दिखाई देता है तो उसके कुछ पूरे होने की संभावना ज्यादा हो सकती है अपेक्षाकृत जो सोते ही 10-11 बजे तक हमें दिखाई देता है। यानी कि साइंटिफिक रीजन ये है या आध्यात्मिक रीजन ये है कि अगर कोई भी स्वप्न हम जागरूक अवस्था में देखते हैं, यानी कि हम जागरूक अवस्था में हम उनके सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कोई स्वप्न देखते हैं हम, तो निश्चित रूप से वो पूरे होते हैं। लेकिन हम जब कभी किसी नशे में होते हैं, नशे तो बहुत तरह के हो सकते हैं, केवल भोजन का ही नशा नहीं होता, अहंकार का भी नशा होता है, जुनून का भी नशा होता है, प्रेम का भी नशा होता है, बहुत सारे नशे हैं इस दुनिया में। अगर हम किसी भी नशे में हम कोई स्वप्न देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो हमने सचेत अवस्था में नहीं देखा है, अचेत अवस्था में देखा है। इसलिए अगर वास्तव में आप स्वप्न, जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का स्वप्न पूरा नहीं होता, तो वो अचेत अवस्था में स्वप्न देखते हैं इसलिए पूरा नहीं होता। जो लोग सचेत अवस्था में विश्लेषण करने के साथ अपने स्वप्न देखते हैं, अपने स्वप्न और लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उनके पूरे होने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा है, मेरा ऐसा मानना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा एक विद्यार्थी है सर, वो बहुत बचपन से मेरा साथ लेकर स्कूल तक गया। मेरे परामर्श, उसके मम्मी पापा असाक्षर हैं, फिर भी मतलब किसान हैं। तो वो बच्चे की इच्छा थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, उसने इंजीनियरिंग पूरी कर ली, 4th ईयर का इस बार विद्यार्थी है सर। वेरी गुड। अब उसकी इच्छा जाग रही है, मेरे गांव में एक IPS ऑफिसर बने हैं, तो बच्चे की मतलब ये ख्वाहिश है कि मैं भी एक IAS बनूं, UPSC की तैयारी करूं। तो सर उनके मम्मी पापा ये मेरे से पूछना चाहते हैं कि क्या मैं उसको पढ़ाऊंगा तो पढ़ेगा? तो सर इसमें किसकी भूमिका अहम होगी, उसके माँ बाप के या बच्चे की? करना चाहिए अथवा नहीं? देखो मैम, कई बार क्या है कि बच्चे की जो उम्र होगी वो 20-22 वर्ष होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ सर, सर 20-22 साल। और 18 से 20-22 वर्ष की जो 22 साल की उम्र है, इससे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो दूसरों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जी। अगर उसने बचपन में ये कोशिश की कि मैं इंजीनियर बनूं, तो निश्चित रूप से उसने किसी इंजीनियर को देखा होगा जो बहुत रोब दोब से रहता होगा, नौकर चाकर होंगे, अच्छी बंगला मिला होगा, गाड़ी उसके पास होगी, उसकी वजह से वो प्रभावित हुआ और उसने मेहनत की, ईश्वर ने उसे टैलेंट भी दिया और वो इंजीनियर बन भी गया। ठीक, अब उसने देखा कि यार ये इंजीनियर तो सब IAS PCS के अंडर में काम करते हैं, तो वो अगली कैटेगरी के लिए उसके मन में एक स्वप्न आ गया। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे IAS PCS ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनकी जो इंजीनियरिंग किए हुए थे, आफ्टर दैट उन्होंने IAS PCS किया है। वो बच्चे निश्चित रूप से टैलेंटेड होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की और IAS PCS भी कर सकते हैं, तो ट्राई करने में क्या बुराई है। अगर माँ बाप की स्थिति ऐसी है कि उसे जो है 1-2 साल का वो समय दे सकते हैं कि वो ट्राई कर सके, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और मानसिक रूप से आपको भी संबल बनना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आपको देखो इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई तो वो तो छीन नहीं जाएगी, अगर साल भर घर भी बैठ लेगा तो निश्चित रूप से उसके आधार पे तो उसे सर्विस कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, जॉब मिल जाएगी, या अपना कोई काम करना चाहेगा तो भी कर सकता है। लेकिन अगर जीवन में अब 2 साल 4 साल के बाद अगर जब उम्र निकल जाएगी तो जो चांस है उसका वो खत्म हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं। इसलिए जीवन में अगर उसके मन में कोई स्वप्न है तो उसके लिए उसे प्रयास करना चाहिए। और हम चाहे अभिभावक हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम समाज के लोग हों, हमें सब में मिलकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ऐसा मैं भाव रखता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मैम कि बहुत जो संपन्न घर है ना, उनके बच्चों को पूरे बहुत सारे मौके मिलते हैं। IAS नहीं बनेंगे तो PCS बन जाएंगे, PCS नहीं बनेंगे तो कहीं मैनेजर बन जाएंगे, CEO बन जाएंगे, अपनी फैक्ट्री खोल लेंगे, अपना काम कर लेंगे। लेकिन एक गरीब बच्चे के लिए आज जो भारतवर्ष में खासकर अगर ये सुविधा है कि एक गरीब बच्चा भी, 2 ही तो सुविधाएं, एक गरीब बच्चा मेहनत करके नेता बन सकता है, एक गरीब बच्चा मेहनत करके IAS PCS बन सकता है। दोनों रास्ते खुले हैं।
तो नेता बनना तो आजकल बड़ा कठिन है, उसके लिए तो और बहुत तामझाम की आवश्यकता है। पैसा होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, फादर हमारा नेता होना चाहिए या भाई हमारा नेता होना चाहिए, बहुत सारे लफड़े हैं। लेकिन आईएएस पीसीएस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो प्रयास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए और उसे सहयोग करना चाहिए, मेरा ऐसा मत। जी धन्यवाद सर आपको, धन्यवाद। किसी के मन में कोई और प्रश्न हो तो निसंकोच पूछ सकता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं गोवा से प्रफुल्ला टीचर देसाई बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए मैम। तो शनिवार के सेशन में आपने कुछ धर्म के बारे में वो बताया था, उसी में बच्चों के बारे में मुझे एक सवाल आया, तो उसे मुझे वही उसका थोड़ा जवाब अच्छा से मिल सके, वही मैं अपेक्षा कर रही हूँ। तो सर हम यहाँ, हाँ सर, यहाँ हम स्कूल में सर सांस्कृतिक अथवा सामाजिक सब तरह के त्योहार मनाते हैं, और उसी में मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ही प्रेरित करती हूँ। जितना एंकरिंग हो, चाहे कौन सा भी, बोले तो सांस्कृतिक समझो 15 अगस्त, 19 दिसंबर, 5 सितंबर, कोई भी बोले तो बच्चों को मैं ज्यादा प्रेरित करती हूँ, और वही बच्चा अच्छा से अच्छा एंकरिंग करता है। कुछ बाद में कुछ परसों क्या लास्ट ईयर क्या किया मैंने, अगले बरस रक्षाबंधन त्योहार सेलिब्रेट करना सोचा। हर त्योहार हम सेलिब्रेट करते सर, क्रिसमस, चाहे वो क्रिसमस हो, ईद हो और कोई हो। तो उस दिन क्या हुआ, थोड़ा मैंने पहले उनको राखी तैयार करने को सिखाई। सब बच्चों ने राखी तैयार की, कुछ बाद में दिया लगाया, कुछ कुमकुम लगाया। तो हमारे साथ यहाँ हर धर्म के शिक्षक जुड़े हुए हैं। तो मैं सर बोला तो कुछ ये नहीं करती, तो मुझे खाली बस मैंने क्या किया, वो बच्चों ने उनको कुमकुम लगाया, हर बच्चों ने, बोला तो सभी के सभी बच्चों ने राखी बांध दी, और कुछ मिठाई लाई थी वो बांट दी। लेकिन जब कुमकुम लगाया ना, तो मुस्लिम के थोड़े बच्चे थे, उसने कहा टीचर टीचर मेरा भाई का कुमकुम निकालो प्लीज प्लीज करके 2-3 बच्चों ने वो पोंछ लिया। तो मुझे बस मैंने बताया, बस उनके माँ बाप आए थे इधर, थोड़ी 2-3 माएँ थी, तो मैंने बोला बाबा ये अच्छा नहीं है, देखो हम एक ही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम हर त्योहार मनाते हैं, फिर कुमकुम से क्या होता है। बच्चों ने लगाया ना, नहीं नहीं टीचर मैं वो निकालूंगी, बोला। उस भाई को लेकर बाजू में जाकर निकाला। उसी दिन मैंने बोला देखो हम सब एक हैं, ये हमको लेकर बैठना नहीं है। तो आगे क्या हुआ, ऐसा करके चलो मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की उनको, चलो इससे बाहर निकालूंगी ऐसा करके। और हर हर त्योहार हम मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन कहीं तो कहीं मुझे सर ये लगता है, वो थोड़े पेरेंट्स ऐसे हैं, 1:45 2 बजे ऐसा, तो 1:45 हमारी शाला छूट जाती। तो बच्चे माएँ क्या करती, उनका जो पिता तो लोग घर में नहीं रहते, 2 बजे को सर वो लोग मद्रासा स्कूल में भेजते। अगर कुछ होमवर्क दिया, तीसरी चौथी के बच्चे होमवर्क भी दिया तो घर में नहीं कर पाते। वो मुझे बोलते हैं नहीं हमें वो मद्रासा अभी सीखना ही है, तो तुम होमवर्क कुछ दे दो, हमें उसका मतलब नहीं है। कुछ बच्चों ने नहीं किया तो भी वो थोड़ा सीखे तो भी हमको परवाह नहीं है। कुछ टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए मैं फॉर्म भर रही थी, तो ऐसा मैं बिठा रही थी सर। वो भी बोलती है, और नवोदया भी, ऐसा करके मैं बच्चों को प्रेरित करके उधर भेज रही हूँ। बोले तो मैं घर में ऐसा उनको एक्स्ट्रा कोचिंग लेकर। उसके माँ बोले नहीं मुझे मेरे पति को पूछना है, तुम मत भरो। तो हमें ये कंपलसरी है। तो यहाँ जो माहौल है सर, मैं जहाँ पे सिखाती हूँ हर धर्म के बच्चे हैं, बोले तो पूरे स्टेट के, राजस्थानी, वो लोग सब कामगार लोग सर, गोवा में माइन के वास्ते आए हैं, इधर रुके हैं, कोई ड्राइवर ऐसा है, लेकिन अपना ये नहीं बदलते सर। उसमें मैंने क्या करना चाहिए, मुझे बस हमेशा मैं बताती हूँ, वो लोग नहीं सुनते, नहीं उनको मद्रासा पढ़ना ही है। हर बच्चों को भेजते सर शाम को, अगर क्लास भी रखा तो वो अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, हमें वो पढ़ना ही है। अब क्या करे सर, मुझे खुशी नहीं होती। थोड़े बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन उनको उतनी पढ़ाई भी
नहीं होती ना। वो माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इलिटरेट है यहाँ पे। सो इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बस यही आंसर मांगता सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम आपने। और हाँ सर, आपकी जो भावना है, जो संभाव की भावना है, उसकी मैं कद्र करता हूँ। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। आज पूरा विश्व विवेकानंद को क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भाइयों और बहनों, यानी कि वो पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, विभिन्न धर्मों, जाति, संप्रदाय, सारे लोगों को भाई और बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए आज विवेकानंद को सारी दुनिया जानती है। ऐसे ही मेवाड़ की एक रानी थी, करमवती, उन्होंने हुमायूं को राखी बांध दी थी। हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा की थी, हैदराबाद के जो भी शासक थे, केवल उस राखी की वजह से। और जो माएं जो ये पैदा कर रही हैं, उनकी गलती नहीं है मैम। गलती हमारे समाज की है कि हमें, वैसे तो भारतवर्ष में जो एजुकेशन थी वो महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी कि महिलाओं को एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम उठे कि महिलाओं को ये बात हुई। हमने अपने सेशन में भी बोला था कि जिस देश में 50% जो जनसंख्या महिलाओं की है, अगर उसे वंचित कर दिया जाए शिक्षा से, तो वो देश कैसे उन्नति कर सकता है। तो ये भाव किसी के मन में आया होगा, महिलाओं को शिक्षा शुरू हुई। तो हिंदू महिलाएं, ईसाई महिलाएं या दूसरे धर्मों की अगर महिलाएं हैं, तो वो हिंदू महिलाओं से ज्यादा ईसाई महिलाएं पढ़े लिखी हैं, और ईसाई महिलाओं से ज्यादा जो पारसी हैं वो ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। इसलिए उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत वाइड है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आज भी माउंटेन्स में बच्चियों को कम शिक्षा दी जाती है, महिलाओं की शिक्षा पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन पे जो धर्मांधता है, जो अंधविश्वास है, वो ज्यादा असर करता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। उन्हें वो मौका नहीं दिया जा रहा है कि जो वो सामान्य रूप से अपना व्यवहार कर सकें। आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कश्मीर में बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं 10-12 साल के, और वो बच्चे गायब नहीं होते, उन बच्चों को आतंकवादी उठा के ले जाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है मरने और मारने की। उन्हें ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हारा काम ही ये है, जिहाद की बात करते हैं वो, कि तुम्हें अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, बम बांध के खुद भी मरना पड़े तो मर जाना। तो जो हमने धर्मांधता पे बताया था उस दिन, अंधविश्वास से धर्मांधता तक, जब अंधविश्वास को आप कायम करना चाहते हो, समाज में उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपको धर्मांध ही बनाना पड़ेगा आदमी को, क्योंकि धर्म के भय की वजह से ही, धर्म के आकर्षण की वजह से ही वो अंधविश्वास विश्वास करेगा और वो उसे पूरा करेगा। लेकिन इसका अर्थ मैम ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास छोड़ दें। हमें अपना प्रयास बरकरार रखना है। इसलिए हमें इस उम्मीद के साथ काम करते रहना है। आप क्या समझते हैं मैम कि श्री अरविंदो सोसाइटी ने जब काम की उत्तर प्रदेश में शुरू किया, तो मैं आज थोड़ा सा बता दूं आपको कि हमें दया के भाव में कहा गया था कि चलो आप इतनी बड़ी संस्था है, आपको 1500 लोग दे देते हैं। 1500 लेक्चरर्स हमें दिए गए थे उत्तर प्रदेश में इनिशियल स्टेज में। पिछले साल हमने 25 लाख से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग की है, वार्तालाप की है। एक स्टेट के बजाय हमने 35 स्टेट में काम किया है, 35। आप क्या समझती हैं कि हमें बाधा नहीं आई होगी? निश्चित रूप से बाधा आई थी, लेकिन हम उन बाधाओं को अगर मान के स्वीकार करके काम करना छोड़ देते तो शायद एक ही स्टेट में रहते। 4 ट्रेनर से हमने 2015 में शुरू किया था, 400 से ज्यादा ट्रेनर्स हमारे पास। तो हमें इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें प्रयास छोड़ देना है, हमें प्रयास बरकरार रखना है, और निश्चित रूप से ये प्रयास एक दिन
हमारा सफल होगा, एक नई क्रांति लाएगा। जो हम एक मानवता भाईचारा पैदा करना चाहते हैं विश्व में, अपने देश में, निश्चित रूप से होगा। ये धर्म तो सब उड़ाई हुई चादरें हैं, अगर आप इन्हें उतार दोगे ना तो एक ऐसा धर्म निकल के आएगा जो हर व्यक्ति से प्यार करेगा, हर व्यक्ति से सम्मान करेगा, हर व्यक्ति से स्नेह करेगा। उस दिन की हमें इंतजार करनी है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि शिक्षक की जो मजबूत सेना हमारे साथ है, अगर ये मजबूत सेना हमारे साथ रही तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन हम करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और हिस्सा लिया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए हृदय से आपका आभार।